डॉक्टर साहब, फैसल वाडा साहब की जानिब से आज कहा गया है कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है सबको मिलकर चलना पड़ेगा और नेशनल कॉज के लिए तमाम सियासी जमातों से मुशावरत ज़रूरी है। तो करें, हमने तो नहीं रोका, करें, मुशावरत करें, बैठें, बातचीत करें, आगे चलें। तो करें, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, कर सकते हैं तो करें, जो कर भी नहीं रहे और कह भी सब रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो ये हफ्ता है आने वाला, इसमें चूँकि बहुत से अहम मुकदमात भी हैं अदालतों में, और आज ये देखना है कि जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और उसके असरात क्या आते हैं, और साथ ही ये भी तय होगा कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, मौलाना फजल रहमान के जो मामलात हैं मदारिस बिल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर क्या होगा। और ये भी हो सकता है कि इम्कानात हैं, इसके कम इम्कानात हैं, लेकिन हो सकता है 0.00001% कि हमारे अकाबरीन को ये ख्याल आ जाए कि मुल्क में इंटरनेट स्लो होने से कितना भारी नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर पे वो जो फ्रीलांसर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री से तो वैसे सारा मुल्क ही मुतासिर है, लेकिन जिनके रोज़गार का दारोमदार ही इंटरनेट पे है, तो वो कितने मुतासिर हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी को ये भी ख्याल आ जाए। तो ये हफ्ता इसलिए अहम है। लेकिन जो बड़ी तब्दीली अचानक आई है, 12 दिन लगे हैं इसमें टोटल, वो है जो शाम से, या जो बिलादुश शाम एक ज़माने में से कहा जाता था, और वहाँ पर जो है, वहाँ से ये इतला है कि इतला क्या कंफर्मेशन अब तो, कि बशार अल असद जो है उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, और वो बड़ा वो अजब सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि यूनिटी रिपब्लिक, वहाँ पे जो तर्ज हुक्मरानी है वो यूनिटी रिपब्लिक, और सदर ही वहाँ पे तमाम तर ताकत जो है वो सदर के पास ही होती है। और बल्कि बशार अल असद जब सदर बने थे तो ये हाफिज़ुल असद के छोटे बेटे थे। हाफिज़ुल असद मरहूम जो हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके बड़े साहबजादे, जिनका नाम बसाल था, बसाल उल असद जो हैं वो उनके जानशीन हों। लेकिन 1994 में हाफिज़ुल असद के बड़े बेटे जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, डेमास्कस एयरपोर्ट, और तेज़ी से अपने मर्सिडीज़ गाड़ी भगा रहे थे, तो उनकी गाड़ी बहुत एक बुरा एक्सीडेंट हुआ, और उनके जो बड़े साहबजादे हैं उनकी डेथ हो गई। 1994 में। तो उन्होंने फिर अपने छोटे बेटे को, उनका छोटा बेटा जो है वो डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट, वो लंदन में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन्होंने, और वहीं पर उनके छोटे बेटे की जो अहलियाँ हैं वो भी बरतानवी नज़ाद, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को फिर लंदन से बुलाया 1994 में, और हाफिज़ुल असद ने कहा कि फिर ये मेरा जो दूसरा बेटा है छोटा, वो मेरा सियासी वारिस होगा। और फिर तकरीबन 6 साल के बाद जब इंतकाल हुआ हाफिज़ुल असद का, तो उनके छोटे बेटे ने फिर इक़्तिदार संभाला, जिनका नाम बशार अल असद था, और ये सन 2000 की बात है। तो 2000 से लेके और 2024 तक ये जो है ये बासिल जो है उनका जब डेथ हुई थी, तो ये उस वक्त की एक ख़बर जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा जो, तो उसके बाद फिर ये हुआ, ये 34 बरस के थे उस वक्त, तो पूरा जो आइन था वो तब्दील कर दिया गया, और आइन तब्दील करके जो उम्र है वो सदर की 40 साल होनी चाहिए थी, इनकी 34 साल थी, तो आइन में फिर तब्दीली की गई कि 34 साल का नौजवान भी सदर बन सकता है। तो ये 2000 से लेके 2024 तक, यानी आप समझेंगे 24 साल
इनकी हुकूमत रही। 1971 में इनके वालिद जो हैं वो आ गए थे इक़्तिदार में, और इनके वालिद भी अपने फ़ौजी जो बगावत हुई थी 1963 में, तो 1963 में फ़ौजी बगावत हुई थी और बात पार्टी आ गई थी, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि वो आपस में फिर जो मुख्तलिफ़ शख्सियात थीं उनका आपस में झगड़ा हुआ। और मुख्तसर तौर पे मैं सिर्फ इसकी विदाउट गोइंग इन डिटेल आपको ये बताऊं कि ये जो एक वाक़या जिसको हम ब्लैक सितंबर कहते हैं, ब्लैक सितंबर में जो उस वक्त की ये वज़ीर थे, वज़ीर दिफा थे, और सदर जो हैं वो दूसरे बात पार्टी के आए हुए थे। इन सब ने मिलके 1963 में तख्ता उल्टा था हुकूमत का। तो ये जो है ये आपस में इख्तलाफ हुआ, और वो हुआ था ब्लैक सितंबर पे कि वहाँ पर क्या शाम की फ़ौज को भेजना है, और भेजना है तो वो उर्दन के साथ होगी या वो शाम की फ़ौज जो है वो PLO के साथ होगी। तो वहाँ से इख्तलाफ पैदा हुआ, क्योंकि इनकी फ़ौज जो है, जो शाम के जो रहनुमा थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो PLO की मदद करेंगे, और वहाँ पे एक उर्दन की हुकूमत के साथ झगड़ा हुआ। उसके नतीजे में जो है वो उनका तख्ता उल्टा गया और हाफिज़ुल असद में इक़्तिदार में आ गए। और ये बड़े तनाव के दिन थे, क्योंकि 1-2 साल पहले ही जो 6 रोज़ा जंग थी 1967 की 6 डे वॉर, उसमें बड़ी एक शिकस्त हुई थी और सीरिया के गोलान हाइट्स निकल गई थी। तो सीरिया बड़े अंदरूनी तौर पे बहुत दबाव में थी उनकी क़यादत, तो एक बेचैनी थी कि जान था, तो उसका फ़ायदा उठाया और हाफिज़ुल असद ने इक़्तिदार पे वो आ गए। अच्छा, ये अब यहाँ पर बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हाफिज़ुल असद वो मैंने आपसे कहा कि वो आए, उन्होंने फिर आइन तब्दील किया, मुकम्मल तौर पे ये यूनिटी रिपब्लिक बन गई। यूनिटी रिपब्लिक बन के सदर के पास सारे इख्तियारात आ गए, और सदर के पास इख्तियारात तो सारे आ गए, लेकिन आज जो है वो दुनिया को अचानक पता चला कि मोहम्मद गाजी जलीली जो हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म भी हैं, और वज़ीर आज़म मौजूद हैं। अच्छा, इनके बारे में ये भी 2-3 महीने पहले ही आए थे। वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा ज़बरदस्त था। शाम की तारीख़ में वज़ीर आज़म का एक बहुत मजबूत किरदार होता था, लेकिन यह है कि हाफिज़ुल असद ने आने के बाद फिर वज़ीर आज़म, तो ये 64वें या 65वें वज़ीर आज़म है उनके, जब से आज़ादी ली है शाम ने 46 में फ्रांस से। तो उन्होंने ये कहा कि तमाम अदारे और तमाम हुकूमत काम करती रहेगी वज़ीर आज़म के मातहत। यानी आप ये समझें कि इस वक्त शाम में बशारुल असद का, असद ख़ानदान का ख़ात्मा हो गया उनके इक़्तिदार का, लेकिन एक हुकूमत मौजूद है और उस हुकूमत के एक वज़ीर आज़म है, और उसके वज़रा भी काफ़ी, उनका कहना ये है कि वज़रा भी हैं, और जो हरकत व तहरीर शाम है उन्होंने भी, उनका जो क़यादत अबू मोहम्मद जुलानी जो है, अहमद शारा जिनका सरनाम है, तो वो कह रहे हैं कि जी हम भी जो हैं वो इनको मानते हैं और इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। यानी बशारुल असद के जाने के बाद भी वहाँ पे एक हुकूमत मौजूद है, और ये जो रेबल्स हैं या बागी हैं या जो भी, ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और हम भी क्या नहीं चाहते। और इन्होंने हाफिज़ुल असद के और बशारुल असद के मुजस्मे तोड़ दिए हैं। ईरान की एम्बेसी पे अटैक हुआ है, और वहाँ पे लोग टैंकों पे चढ़ गए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है, और जेलों में से बहुत से हज़ारों की तादाद में जो है कैदियों को छुड़वा लिया गया है। बशारुल असद और हाफिज़ुल असद का जो दौर है वो एक बर्बरियत और जुल्म के तौर पे याद रखा जाएगा। मतलब बाज़ ऐसे हैं ना लोग जो गए तो उनका कोई ना कोई तो उनको दुनिया में याद करने वाला है ना। ये उनके मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कर्नल गद्दाफ़ी, तो लीबिया में एक लोग
मतलब कर्नल गद्दाफी को पसंद भी बहुत करते थे। जब उनको उनका कत्ल हुआ तो उस वक्त भी कर्नल गद्दाफी की वहाँ पे जाने वाले लोग थे, लेकिन बशार अल असद जो हैं उनको ये मलका हासिल रहा इस पूरे अरसे में कि वहाँ पर उनके जाने के बाद उनकी हमायत में कोई एक शख्स भी नहीं है पूरे शाम में। और जो बात मैंने कल कही थी कि बाकी मुल्क क्या करेंगे, तो सब ने इनको साइन ऑफ कर दिया, सब ने। कोई एक बयान भी बशार अल असद की हमायत में किसी मुसलमान मुल्क का नहीं आया और गैर मुस्लिम मुल्क का भी नहीं आया। और हर मुल्क ने यह कहा है, बशमूल ईरान, बशमूल रशिया, बशमूल चाइना, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी ऐसे बयान आएगा, सऊदी अरब से भी ऐसे बयान होगा, कतर से भी ऐसे ही आएगा, सारी दुनिया के हम शाम के अवाम के साथ खड़े हैं। किसी का ये बयान नहीं आया कि हम बशार अल असद के साथ खड़े हैं। पिछले चंद दिनों में भी किसी ने, आप मुझे ईरान के सदर का या रहबर का या प्यूटिन का एक जुमला जिसमें बशार अल असद का नाम हो वो मुझे बता देगा। किसी ने सपोर्ट नहीं किया बशार अल असद को। तो ये जो तासुर है ना कि जी किसी मुल्क ने सपोर्ट, ईरान ने भी शुरू में, ये ईरान की तरफ से बात हुई थी कि हम अपने दस्ते भेजेंगे फौज, लेकिन फिर उन्होंने पुल बैक कर गया ईरान भी कि इस क्या इतनी वर्थ है बशार अल असद की कि उसके लिए, उसको बचाने के लिए जाया जाए। और ये जो ये ज़हन में रखें कि सबसे पहली जो वहाँ पे बगावत हुई थी ना, तख्ते तो उलटते रहे, ये तवील अरसे के बाद हुआ है, यानी ये 1970 से लेके और 2024। लेकिन वहाँ पर जो कर्नल जैम होते थे, हुसैनी जैम करके उनका जो है वो नाम था, तो उन्होंने 1949 में सदर का तख्ता पहली दफ़ा उल्टा था। अच्छा, सदर का तख्ता उल्टा था और शुक्र अल कवातली जो है उनका तख्ता उल्टा था। अच्छा, और उसके बाद फिर ये हुआ था कि लेकिन वो, और वज़ीर आज़म को छोड़ दिया, वज़ीर आज़म को रहने दिया था, और सदर जो है वो उनका तख्ता उलट दिया था, शुक्र अल खवातगी का। और शुक्र अल खवातगी जो हैं उनकी हमायत में उस वक्त शाह सऊद और मिस्र के शाह फारूक, ये लोग सारे हमायत में आ गए थे। तो उसकी वजह से फिर उनको वो मिस्र चले गए थे। अच्छा, ये जो पहली बगावत हुई थी, ये जो कर्नल जैम थे, ये 4 महीने के बाद इनको इनके साथियों ने पकड़ के, और जो वज़ीर आज़म को इन्होंने रखा था उस वज़ीर आज़म के साथ फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मार दिया था। वो 4 महीने की बगावत थी सिर्फ पहली। ये जो कर्नल थे, कर्नल जैम, अच्छा ये थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी है। पहली बात तो ये कि जो कर्नल जैम थे ये उससे पहले फ्रेंच आर्मी में थे, और उससे पहले ये ऑटोमन्स के साथ थे, ठीक है। और इनको जब फ्रांस गया था तो इनको आर्मी चीफ बना के, जाहिर है फ्रांस निकल गया तो ये आर्मी चीफ थे, फ्रेंच आर्मी के थे, फ्रेंच मैंडेट में आ गया था ना ये सीरिया स्काई पिकआउट मुआहदे के तहत। अब वो जो शुक्र अल कवातली थे वो मिस्र चले गए। मिस्र में वो गए तो वहाँ पे उस वक्त शाह फारूक ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वहाँ पे वो कर्नल स्कू हो गया, जमाल अब्दुल नासिर वाला, और वो 1955 तक वहाँ पे रहे, और 1955 में वो दोबारा आ गए, और दोबारा 1955 में शाम में आए और यहाँ के दोबारा सदर मुंतखब हो गए। और फिर चूंकि वहाँ पर इस दौरान कर्नल स्कू हो के जमाल अब्दुल नासिर 1954 में, पहले तो दूसरे कर्नल पे जमाल अब्दुल नासिर बाकायदा तो 54 में आए थे, ये 55 में आ गए,
लेकिन इनकी दोस्ती मिस्र के साथ हो चुकी थी सीरिया की, तो फिर एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गई जिसमें शाम और मिस्र का इल्हाक हो गया। शाम और मिस्र का इल्हाक हो गया, दोनों मुल्क एक हो गए, एक मुल्क बन गया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम से। अब सवाल ही पैदा हुआ कि उसका सरबराह कौन होगा, जमाल अब्दुल नासिर या शुक्र अल कवातली। तो शुक्र अल कवातली जो है, उन्होंने कहा ये इसका मैप है, ये एक बाकायदा यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बन गई थी, सीरिया और मिस्र इकट्ठे हो गए थे दोनों। अच्छा, फिर ये हुआ तो जब ये जो थे शुक्र कवातली, इन्होंने कहा कि मैं दस्तबरदार होता हूँ जमाल अब्दुल नासिर के हक में, और जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो इस यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के वो सरबराह हों।